वंदे मातरम। बच्चों, आज मैं सप्तम क्लास को जो चैप्टर पढ़ाऊँगी वो मुझे अधूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है, वो है मिठाई वाला। हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था और आधा चैप्टर हम आज हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। तो जितना भाग मैंने उसका पढ़ा दिया था वो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज मैं आगे से इसको स्टार्ट कराऊंगी। इससे पहले हम इसको पूर्व प्रसंग से जोड़ते हैं। तो उसमें अब तक बताया था मैंने कि सबसे पहले जो वो फेरी वाला था वो खिलौने लेकर आया और उसके बाद में वह मुरली लेकर आया। अब उसने खिलौने बेच लिए और बच्चों का उसने बच्चों से उसने अपना मन बहला लिया। बच्चों से मिलकर उसने खुशी प्राप्त कर ली। अब उसके बाद में 8 महीने बाद फिर जो था गांव में, नगर में चर्चा होने लगी कि कोई मिठाई बेचने वाला आया है। 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। रोहिणी, मैंने आपको अध्याय में बताया था, रोहिणी और विजय बहादुर। रोहिणी चुन्नू मुन्नू की माँ और विजय बहादुर चुन्नू मुन्नू के पिता थे। तो इसमें बताया कि सर्दी के दिन थे और क्योंकि मौसम में गर्मी थोड़ी कम रहती है तो मकान की छत पर चढ़कर रोहिणी आजानुलंबित केश राशि, इसका मतलब आजानुलंबित का मतलब है घुटनों तक लंबे। आपने सुना होगा शब्द आजानुबाहु। आजानुबाहु कहते हैं घुटनों तक लंबी जिसकी भुजाएं हैं। कहते हैं महापुरुषों की ये भुजाएं, और ऐसा उनके साथ ही होता है, हर किसी की आजानुबाहु नहीं होती। तो ये आजानुलंबित केश राशि, आजानुलंबित कहते हैं घुटनों तक लंबे, केश राशि यानी बाल। तो वह जो लंबे लंबे बाल थे रोहिणी के, तो वह घुटनों तक लंबे बालों को छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था क्योंकि पहले वह खिलौने बेच चुका था। उसके 6 महीने बाद वह बंसी बेच चुका था। तो रोहिणी के मन में ये बात चल रही थी कि ऐसा कौन खिलौने वाला यानी फेरी वाला है जो इतने कम दामों में और मिठाई, इतने कम दामों में खिलौने और बंसी बेच जाता है, यानी वस्तुएं इतने कम दामों में बेचता है जिससे कि उसको मुनाफा तो क्या, उसकी जो मूल कीमत है वो भी उसको वसूल नहीं हो पाती, बनवाई की कीमत भी उसको वसूल नहीं हो पाती है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। आज उसको मन था कि वह उस व्यक्ति से बात करे। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्के ऊँट में बैठी रहूंगी। देखो उस समय की ये बात है। यहाँ पर्दा प्रथा के बारे में भी संकेत किया गया है कि जो रोहिणी है तो वो वृद्धा दादी से कहती है कि उसको कमरे में ठहरा लो और मैं चिक चिक कहते हैं पर्दे के पीछे उसकी बातें सुनूंगी, उसको देख लूँगी, यानी वहाँ बैठी रहूँगी। अगर मैं बाहर आऊँगी तो कोई मुझे देख ना ले, इसके लिए वह कहती है कि मैं चिक्की ऊँट में से बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, यानी अपने अपने तरीका जो बेचने का होता है वो, और जिससे कि ग्राहक को ना चाहते हुए भी वो लेने को मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ फेरी वाले की स्थिति कुछ अलग ही है। वो कहते हैं ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं माँ, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी, जायकेदार, मुँह में बहुत देर तक टिकती हैं, यानी जल्दी नहीं घुलती, और इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है। यानी दुकानदार कितनी भी कीमत वस्तु की कम कर ले, लेकिन ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि वो पैसे की अधिक कीमत वसूल कर रहा है। तो दादी कहती है 16 तो बहुत कम है, कम से कम 25 तो दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, अब तो मैं क्या बताऊँ, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। यानी उस दादी को क्या मालूम कि वह किन परिस्थितियों में अपने यानी सौदा बेच रहा है, सामान बेच रहा है। उसको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, उसको वास्तव में बच्चों के प्यार की आवश्यकता थी, इसीलिए वह इस सौदे को बेचता था। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब दादी कहने लगी, तो 4 की दे दो।
25 ना सही 20 की दे दो। यानी मोल भाव करने लगी दादी, मोल भाव करने लगी कि 16 दे रहे हो, मैं 25 की मांग कर रही हूँ, ऐसा करो तुम 16 1 पैसे की 20 दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, यानी दादी ने इतना सब कुछ मोल भाव कर लिया। उसके बाद भी दादी कह रही हैं, जैसे बड़े बूढ़ों की आदत होती है, कि मैं बूढ़ी हुई मोल भाव करना नहीं जानती, मुझसे ज़्यादा नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट, दादी के दांत निकल गई, जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में कभी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो हो नहीं। रोहिणी के मन में ये जिज्ञासा थी कि हर बार इतनी सस्ता सामान बेचने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना सस्ता सामान बेच जाता है। दुकानदार तो बहुत अधिक से अधिक प्रॉफिट यानी लाभ कमाने की अपेक्षा रखता है, तो ये कैसे ये व्यक्ति जो है, क्या है इसकी परिस्थिति, क्या है इसके मन में जो इतनी कम कीमत में ये सामान बेचता है। दादी ने इस कथन को सुना। अब रोहिणी कह रही है तो वो मिठाई वाला सुन रहा है। तो पहले जो थे, जो पर्दा प्रथा के समय क्या होता है, पर्दा प्रथा के साथ में ये भी रिवाज होती है कि व्यक्ति चाहे ऊंची आवाज़ में बात कर लेगा, लेकिन वह उससे सामने आके बात नहीं कर सकता। चाहे रोहिणी की बात मिठाई वाले ने सुन ली, दादी को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पर्दा प्रथा के का वो रखते हुए और वो रोहिणी उससे सामने आकर बात नहीं कर सकती थी। पहले ही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर। अब रोहिणी के मन में जिज्ञासा थी। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले मिठाई। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए बेचैन हो उठी। वह बोली, अस्थिर हो उठी। अस्थिर शब्द का प्रयोग है तो अस्थिर का मतलब होता है बेचैन। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया, अब रोहिणी कहती है, जब इतना बता दिया तो मैं और भी उत्सुक हूँ सुनने के लिए। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं मिठाई और ले लूँगी। यानी तुम्हारे समय का हर्जा नहीं होगा कि तुम और जाते और कहीं जाकर सामान बेचते, तो तुम्हारा ऐसा हर्जा नहीं होगा, मैं और सामान ले लूँगी। तो अब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, विख्यात आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। संपत्ति का वैभव था, यानी पैसा भी काफ़ी था। भीतर सांसारिक सुख था, यानी यानी पत्नी थी और बच्चे थे तो सांसारिक सुख भी था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे, अटखेलियाँ किलकारियाँ जो भरते हैं, बच्चों के जो हाव भाव क्रियाएँ के चेष्टाएँ होती हैं, उनसे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी। प्राण निकाले नहीं निकले, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। सब, यानी ना तो पत्नी रही ना बच्चे रहे, तो सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसी मेरी गति हो गई कि प्राण मैं चाह कर भी नहीं निकाल पाता। इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। यानी वो जो मिठाई वाला था वह उन बच्चों की खोज में निकला था। यानी उसको पता है कि जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता, लेकिन उसको पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने, उन बच्चों ने जन्म लिया होगा और किसी न किसी रूप में वो मुझे उपलब्ध होंगे। यानी अपने बच्चों की खुशियाँ ढूंढते हुए वह अन्य बच्चों की तरफ आकर्षित होता था और उन अन्य बच्चों में अपने बच्चों की खुशी ढूंढता था, और यही उसका लाभ था। तो वह कहता है कि मुझे वे कहीं होंगे तो यहीं आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह अगर मैं उनकी याद में घुलता मरता रहता तो मेरा जो जीवन है अत्यंत कष्ट में होता। तो मैं इन बच्चों से मिलकर कम से कम संतोष से तो मरूंगा। जीवन में कभी ना कभी उन बच्चों की झलक तो मिलेगी। ऐसा जान पड़ता है कि वो कहीं उछल रहे होंगे, यानी यहीं कहीं होंगे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। अब रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, यानी हमें मिठाई चाहिए। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। यानी मिठाई वाला अत्यंत भावुक हो गया था और अंत में उस मिठाई वाले ने उनसे पैसे नहीं लिए। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आगे आपको बाय पिक या फिर ऑडियो क्लिप के माध्यम से सेंड करूँगी। तब तक के लिए